आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा, एनर्जी। और इसे पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है कार्य के बारे में। प्रत्येक कार्य करने में किसी वस्तु पर बल लगता है जो उस वस्तु को उसके मूल अवस्था से विस्थापित कर देता है। मतलब हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो अपने मूल अवस्था से, जिस भी परिस्थिति में रहती है, वो उसकी परिस्थिति जो है वो बदल जाती है, विस्थापित हो जाता है, अपनी जगह से वो हट जाती है। यदि F बल के प्रभाव से D विस्थापन हो तो किया गया कार्य W हो तो क्या होता है? W इज इक्वल टू F इंटू D। अर्थात किसी बल तथा उस बल के प्रभाव से हुए विस्थापन के गुणनफल को किया गया कार्य कहते हैं। या हम कह सकते हैं कार्य जो है वो लगाए गए बल और उसके द्वारा हुए विस्थापन, वस्तु में हुए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। और यहाँ से हमारे सामने ऊर्जा की परिभाषा आती है। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मतलब जिस वस्तु पे जितनी ऊर्जा होगी वो उतना कार्य करेगा। कम ऊर्जा होगी कम कार्य करेगा, अधिक ऊर्जा होगी अधिक कार्य करेगा। ऊर्जा में न तो भार होता है और न ही इसका कोई आकार होता है, ठीक है, लेकिन इसके द्वारा वस्तु की मूल स्थिति में परिवर्तन जरूर हो जाता है और इसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। ठीक है, ऊर्जा के प्रभाव का अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ऊर्जा के कई सारे रूप होते हैं और प्रकृति में मुख्यतः ऊर्जा के ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, चुंबकत्व, यांत्रिक, गतिज एवं स्थितिज तथा रासायनिक ऊर्जा के रूपों में पाई जाती है। ऊर्जा साधारणतया न तो नष्ट की जा सकती है और न ही उत्पन्न की जा सकती है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। इसे हम न ही नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं, बस इसका एक रूप बदल सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब को जलाने के लिए हम विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जब वो जलता है तो वो प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है और प्रकाश नहीं, वहाँ पे एक और ऊर्जा मिलती है हमको, ऊष्मीय ऊर्जा, जिसका उपयोग वहाँ पे होता नहीं है लेकिन फिर भी वो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और पदार्थों में होने वाले सभी रूपांतरण प्रायः ऊर्जा के रूपांतरण के कारण ही होते हैं। जो भी परिवर्तन पदार्थ में होता है केवल ज्यादा से ज्यादा जो है वो ऊर्जा के रूपांतरण, एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के कारण ही होता है। अब आता है द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध। तो आइंस्टीन ने 1905 में एक समीकरण दिया था और आइंस्टीन के अनुसार यदि द्रव्य नष्ट होता है तो उसके तुल्य ऊर्जा निर्मुक्त होती है। मतलब जितना भी पदार्थ, द्रव्य मतलब पदार्थ, जितना भी पदार्थ या द्रव्य नष्ट होता है उसी के बराबर ऊर्जा निकलती है। और उन्होंने एक समीकरण द्रव्यमान और ऊर्जा में एक संबंध बताया कि E इज इक्वल टू mc²। इसे हम आइंस्टीन का समीकरण भी कहते हैं, जहाँ E उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा है जिसे अर्घ में नापते हैं, स्मॉल m नष्ट हुआ द्रव्यमान है जिसे ग्राम में नापा जाता है, और C प्रकाश का वेग, इस प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद आता है आयतन और घनत्व, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं। स्थान घेरने का मतलब ऊपर नीचे चारों तरफ से, कोई भी वस्तु अपने चारों तरफ से जितनी जगह घेरे वो उसका आयतन होता है। आयतन का अंतरराष्ट्रीय मानक मात्रक घन मीटर होता है। आयतन नापने की सबसे छोटी इकाई घन सेंटीमीटर होती है। और मान लीजिए द्रव है, ठीक है, द्रव है, तरल पदार्थ है, तो उसे साधारणतया हम लीटर में नापते हैं। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 घन सेंटीमीटर होता है, ठीक। और किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। मतलब किसी वस्तु के इकाई आयतन का जितना भी द्रव्यमान होता है वो उसके घनत्व के बराबर होता है। जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, ठीक। और घनत्व की परिभाषा होती है द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ से हम इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। आयतन का मात्रक आपने पढ़ा घन सेंटीमीटर और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम हम जानते ही हैं, तो ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है घनत्व का मात्रक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।